एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान 5th डे है आज अपना। 4th डे के अंदर अपना जो फर्स्ट अध्याय था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज अपन बात करेंगे 2nd अध्याय की। तो 2nd अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये अपने जो अध्याय 2nd है उसका नाम है। अब देखो, पहले अपन बात करते हैं कि जो अध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं उसमें कौन सी बातों का अपन अध्ययन करेंगे, किसके बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या क्या जानकारी अपन को प्राप्त होगी, उन चीजों के बारे में पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। भूमि, मृदा, ये दो नाम है। अब जहां तक कई बार क्या होता है कि अपन ये मिलते जुलते से नाम लगते हैं, जैसे मान लो भूमि और मृदा एक ही चीज लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमि जो पृथ्वी का आवरण है, उसका ऊपरी भाग जो धरातलीय भाग होता है वो भूमि के अंतर्गत आता है। मृदा उस धरातल के ऊपर पाई जाने वाली चीजों में एक चीज कौन सी है, मृदा यानी मिट्टी। और भूमि यानी धरती, धरती के अंदर अपन समस्त को एक साथ जोड़ते हैं। मृदा केवल एक है, मिट्टी, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर अपन बात करते हैं जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन। ये सारा का सारा किसके स्मरण करता है, भूमि के ऊपर विचरण करते हैं या इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये मिट्टी जो कि अपन बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की बात कर रहे थे अपन कि मिट्टी कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे मान लो प्राकृतिक वनस्पतियां कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वन्य जीवन, वनों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उन संसाधनों की बात करेंगे। तो ये अपनी स्कूल मिला के बात यह है कि 2nd अध्याय के अंदर इन सब बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करेंगे भूमि की कि भूमि क्या है। देखो बेटा, भूमि वैसे अपने लिए संसाधन है। अब संसाधन कैसे, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अब एक देश है अफ्रीका और एक देश है मान लो न्यूजीलैंड। अफ्रीका के अंदर एक लड़की है। अब जो वो लड़की है वो क्या करती है, अपने माता पिता के साथ वहां पे निवास करती है, उनके साथ अपना कार्य करते हैं। जैसे मान लो वह गांव में क्या करती है, पानी लेने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ या दूर तक जाना उसको पड़ता है। फिर वहां से पानी लेके आते हैं। वो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, तापमान भी रहता है। फिर क्या करती है, कुछ समय बाद वह अपने घर पे लौटती है। उसके उपरांत घर के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है, यानी माँ के साथ घर का जो भी कार्य वह क्या करती है, कार्य करती है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो अब उसके घर में कुछ क्या है, पालतू जानवर है, पशु है, उनकी देखभाल करती है। और वहां पे उनके पास एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर वह क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब वो टुकड़ा, जो भूमि का टुकड़ा, वो किस प्रकार का है, चट्टानी भाग है। अब चट्टानी भाग के अंदर आप सोच सकते हो क्या कृषि हो सकती है या फसल हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर जैसे मान लो परिवार के साथ वो साल भर क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं अपन न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में भी एक सेम परिवार है, उसमें एक बच्ची है, वह अपने माता पिता के साथ रहती है। और वहां पे थोड़ा मैदानी भाग है, इसलिए वहां पे वो कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। घास के मैदान स्थित है, जैविक कृषि के द्वारा वह खेती करते हैं और वो अपना जीवन है वो व्यतीत करते हैं। लेकिन दोनों देशों की परिस्थितियां क्या है, जलवायु क्या है, अलग अलग है। वहां की जो मिट्टियां हैं वह क्या है, अलग अलग है। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की अलग अलग जलवायु या वनस्पति या फिर अपन बात करते हैं मिट्टियां पाई जाती है। और अब वही भूमि यहाँ पे अफ्रीका में थी, वही भूमि कहाँ पे थी, न्यूजीलैंड में थी। लेकिन जो वहां की मृदाएं थी, वहां पे खेती करने का जो तरीका था वह क्या था, अलग अलग था। और कैसे न तैसे वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसा हर क्षेत्र में होता है कि लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसी परिस्थितियां उनको मिलती है उस परिस्थिति के अनुसार ढलकर वह कार्य करते हैं। अब अपन बात करते हैं भूमि की कि भूमि क्या है। तो देखो बेटा, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। यानी जो प्रकृति ने अपन को इतने कुछ संसाधन दिए हैं, उनमें से एक संसाधन अपने लिए कौन है, भूमि भी अपने लिए क्या है, संसाधन है। अब भूमि अपने लिए संसाधन कैसे है, क्योंकि भूमि का उपयोग अपन किस किस में करते हैं। जैसे मान लो भूमि का अपन देखो कृषि करने के लिए उपयोग करते हैं, भवन बनाने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है ना साहब। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हर एक चीज अपन भूमि से संबंधित है, धरातलीय भाग से संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं
कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मैंने अभी जो आपको बताया था कि जैसे मान लो ये धरती है, इसके 3 भाग के ऊपर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 1% भाग पे क्या पाया जाता है, भू यानी धरती, ठीक है ना, भूभाग पाया जाता है। बहुत कम भाग है, बहुत सारी भाग पर क्या है, जल है, लेकिन कुछ भाग के ऊपर क्या है, धरती यानी भू यानी धरती, भूमि, ठीक है, ये भाग पाया जाता है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब ये जो 30% है, ये जो केवल 30% या 30% है, वह अपन को जरूरी नहीं कि इसके सबके ऊपर ही आवास योग्य है या मकान बनाने लायक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अब आपके उसे क्यों नहीं है, देखो बेटा 30% पूरी भूमि बता रहा है। अब पूरी भूमि के ऊपर 30% भाग है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि इसके ऊपर देखो 30% भाग के अंदर देखो क्या क्या पाया जाता है, पर्वत भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, सॉरी अपन बात करते जैसे मान लो चट्टानी भाग है, पठारी भाग है, वन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाग, अब बताओ पठारी भाग के ऊपर कोई रहना पसंद करेगा, नहीं रहेगा। पर्वतों के ऊपर रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। फिर भी लोग रहते हैं, लेकिन वो मजबूरियां होती है, उनके पास कुछ अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन उतनी सघन बस्ती आबादी नहीं होती। फिर अपन बात करते हैं देखो कि मुख्यतः भूमि और लक्षणों के कारण, मुख्यतः भूमि और लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब देखो पूरे विश्व की अपन बात करते हैं या पूरे भारत की बात करते हैं या फिर राजस्थान की बात करते हैं, तो विश्व के अंदर कोई जरूरी थोड़ी है कि भारत में जितनी जनसंख्या वह अदर कंट्रीज या अदर देश के अंदर भी उतनी जनसंख्या है, या जो दूसरे देशों के अंदर जितनी जनसंख्या है वह यहाँ अपने भारत में भी है, नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है, चीन है। फिर बाद में जैसे मान लो भारत है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है। अब फिर दूसरी बात अपन बात करते हैं कि जो अमेरिका में जितनी जनसंख्या है वो क्या भारत के अंदर है, नहीं है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग औसत के अंदर जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या है कि भूमि और लक्षणों के कारण। अब जैसे मान लो भूमि वहां की किस प्रकार की है, कि जनसंख्या वहां पे अधिक निवास करती है या नहीं करती है, कौन सी समूह में सघन बस्तियां रहती है कि नहीं रहती है, ऐसा कुछ। तो फिर बात करते हैं लक्षणों के कारण। कुछ जलवायु के लक्षण या परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे लोग निवास कम रहते हैं, या कुछ जगह पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये प्रमुख कारण है कि जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं जैसे मान लो भारत के राज्यों की, तो भारत के अंदर इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, तो उनमें से क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश सभी में क्या समान पाए जाते हैं, क्या जनसंख्या समान पाई जाती है, क्या नहीं होती। जैसे मान लो पश्चिमी भाग है, जनसंख्या का संकेंद्रण क्या है वहां पे कम है, ठीक है। मध्य भाग है, पूर्व दक्षिणी भाग है, यहाँ पे थोड़ी जनसंख्या क्या है, मध्यम है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। तो ये बड़े क्षेत्र है, यहाँ बिहार है, यहाँ पे जनसंख्या का जमाव क्या है, अधिक है। ऊपर अब देखो ये जनसंख्या का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या कम और अधिक क्यों पाई जाती है, इसका असमान वितरण का कारण क्या है, उबड़ खाबड़। अब मान लो धरातलीय भाग है वो उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे अनेक प्रकार की परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं होगी, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होगी। जैसे मान लो यातायात के साधन चलाने में परेशानियां होती है, फिर मान लो सुविधाएं जुटाने में परेशानियां होती है, सड़क निर्माण में है, रेल लाइन बिछाने में है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर उबड़ खाबड़ धरातलीय भाग है तो वहां पे जनसंख्या संकेंद्रण में हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इस तरह करतियां इस जनसंख्या स्थिति होने के कारण या फिर मान लो सघन बस्तियां होने का प्रमुख कारण या कम होने का कारण, जिसमें स्थलाकृतियां भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि कौन सी क्षेत्रीय किस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। पर्वतों के तीव्र ढाल, अब मान लो कोई क्षेत्र ऐसा है जो वहां पे पर्वतों की संख्या ज्यादा है, या पठारी भाग जो पर्वतीय भाग है वो अधिक है, लेकिन वहां पे जनसंख्या संकेंद्रण क्या है, कम है। अब कम क्यों है, क्योंकि इनकी जो चोटी होती है वो ढलानुमा होती है और वहां पे चढ़ने और उतरने में काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस कारण से ये तीव्र ढाल भी एक अपने लिए समस्या उत्पन्न करता है। फिर बात करते हैं जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, जहाँ पे जलाक्रांत का मतलब होता है जिसमें जहाँ पे जल की विकट समस्या उत्पन्न होती है। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र, अब मान लो राजस्थान का पश्चिमी भाग की अपन बात करें तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या का कम जमाव क्या है,
कम है, जनसंख्या सकेंद्रण वहां पे क्या है, कम है। क्यों है? क्योंकि वहां पे मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। अब मरुस्थलीय भाग है तो वहां पे अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती, समस्याएं उत्पन्न होगी। जैसे मान लो पानी की कमी है, ठीक है, वहां पे मरुस्थल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है, पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, संसाधनों का अभाव कम है, यातायात के साधन कम है, ठीक है। और वहां पे जैसे मान लो अपन वहां कटीली झाड़ियां उत्पन्न होती है, अन्य कोई पेड़ वहां पे ज्यादातर नहीं है, तो व्यक्ति कहाँ पे रहना, जहां पे उसको हर प्रकार की जो अपन जरूरत होती है उसकी पूर्ति हो, तुरंत उसकी पूर्ति हो, वहां पे लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या वहां पे रहना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं अपन, जैसे मान लो कि सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। अब कई क्षेत्रों में तो जनसंख्या सघन क्षेत्र पाए जाते हैं, या कई जगह पे क्या होता है विरल और निर्जन। विरल यानी वहां पे कोई स्थान तो ऐसा है जहां पे दूर दूर तक आपको घर देखने को नहीं मिलेगा, या वहां पे लोगों की संख्या आपको बहुत न के बराबर कम दिखाई देगी। आपको अरुणाचल प्रदेश ले जाओ, वहां पे आपको इसी प्रकार छितरे हुए लोग मिलेंगे, आपको बिखरे हुए लोग मिलेंगे, बिखरे हुए परिवार मिलेंगे दूर दूर तक। या फिर अपन राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर बाड़मेर में आप चले जाओ, उधर भी आपको जैसे मान लो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, आवास स्थान योग्य स्थान आपको मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मकान है तो यहाँ से बहुत थोड़ी दूर के ऊपर लोग मिलेंगे, आप रास्ते से जा रहे तो आपको बहुत कम जनसंख्या जमाव कम देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्यों? क्योंकि वह मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे निर्जन यानी बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। फिर अपन बात करते हैं उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अब ज्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी कहां पे? इन क्षेत्रों में निर्जन और विरल रूप दिखाई देगा आपको, लेकिन सघन आबादी क्षेत्र आपको कहां पे मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपको उर्वर मैदानी भागों में और नदी घाटियों के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कृषि योग्य क्या मिल जाएगी, आपको भूमि मिलेगी, उपजाऊपन रहेगा, उसमें जल की आपूर्ति होती रहेगी, ठीक है। तो जहां पे आदमी को ये सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है तो वहां पे लोग रहेंगे और जनसंख्या का जमाव क्या रहेगा, अधिक रहेगा। फिर अपन बात करते हैं भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र क्या मिलेंगे आपको, विश्व के सघन बसे क्षेत्र होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे आपको उर्वरक से युक्त मैदानी भाग मिलेंगे और नदी घाटियों में कृषि के लिए आपको उपयुक्त भूमि उपलब्ध रहेगी, इसलिए इस स्थान पर विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या का जमाव या संकेंद्रण आपको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पीने के लिए पानी मिलेगा, पेट भरने के लिए आपको भोजन अनाज आसानी से खेती के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब आदमी को इन चीजों की पूर्ति होती है तो इसके साथ अनेक संसाधनों की आपूर्ति कर लेता है। इसलिए आपने दो चीज पढ़ी इसके अंदर कि जो भूमि है या मुख्यतः जो आवासीय भूमि और लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, कि कौन से क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अधिक होती है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा होती है। यह होता है किसके अनुसार, भूमि और उसके लक्षणों के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं कौन से क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का संकेंद्रण वो कम पाया जाता है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ स्थान है, स्थलाकृतियां, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकरण संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सब क्या है, वन क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ज्यादा वन होते हैं, वहां पे भी संकेंद्रण आपको जनसंख्या क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये क्या कहलाते हैं, विरल अथवा निर्जन क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल कम होती है। अब अधिक कहाँ पे होती है? अधिक होती है बेटा जहाँ पे उर्वर मैदानी भाग हो, नदी घाटों के लिए कृषि जो योग्य भूमि उपलब्ध हो, वहां पे आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो आज अपनी 5th क्लास के अंदर इतनी क्लास इतनी चलेगी और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।